अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 12 स्टार्ट हो गया है जी कैफ 6 का, और कल हमने लीज स्टार्ट कर दिया था। IFRS 16 लीज का स्टैंडर्ड है, ठीक है। अच्छा, कल वाला लेक्चर किस किसने नहीं लिया हो ज़रा हाथ खड़ा करके मुझे इजाज़त करा दे, ताकि उनकी शक्लें देख के मुझे टेंशन ना हो। बाकियों को तो समझ आ रही होगी ना, है जी। इनको भी आ जाएगी इंशाल्लाह, क्योंकि इत्तेफाक की बात है, क्वेश्चन नंबर 2 मैंने होमवर्क में दिया था और मैंने क्विकली पहले आपको वही कराना है, ठीक है। तो उसमें फिर वो क्वेश्चन 2 क्यों होमवर्क दिया था, क्वेश्चन 1 जैसा था, ठीक है। ज़रा रिवाइज भी हो जाएगा, क्विकली प्रैक्टिस कर लेते हैं इसकी। लेसी की अकाउंटिंग हमने सीखी थी। लेसी कौन? वो जो एसेट किसी से किस्तों पर लेता है, यानी एसेट ले लेता है और फिर उसके पैसे आहिस्ता आहिस्ता उस वो लेसर को पे करता रहता है। यानी बैंक लीजिंग कंपनी कौन है? लेसर। तो लेसर की अकाउंटिंग भी हमारे सिलेबस में है, लेकिन फिलहाल हम लेसी की अकाउंटिंग को सीखना शुरू कर चुके हैं कल। तो लेसी ने एक एसेट लेसर से लिया। अब वो एसेट की मार्केट में वैल्यू तो 80 रुपये थी, लेकिन उसने मुफ्त में मतलब नहीं लिया, उधार पे लिया है, ठीक है। तो 80 वाला एसेट लेकर 100 रुपये लेसी ने दिए थे। तो हमने कहा था ये 20 रुपये जो एक्स्ट्रा उसने पे किए हैं, ये किस लिए किए हैं? लेट पेमेंट के ऊपर इंटरेस्ट पे किया, ठीक है। अब हमने ये कहा था कि ये जो पेमेंट्स होती हैं, इसको लीज पेमेंट्स कहते हैं। इन लीज पेमेंट्स की प्रेजेंट वैल्यू इम्प्लिसिट रेट पर डिस्काउंट करके निकालते हैं, और हम लेसी की किताबों में वहाँ से अकाउंटिंग शुरू करते हैं। लीज लाइबिलिटी को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे रिकॉर्ड करते हैं, और राइट ऑफ यूज एसेट को उसकी कॉस्ट पे, जिसके अंदर 2-3 चीज़ें आई थी, वो भी इंशाल्लाह सारा रिवाइज करते हैं। बहरहाल थोड़ी सी फिर हमने डिस्काउंटिंग की कल रिवीजन की थी, हल्की फुल्की प्रेजेंट वैल्यू निकालना सीखी थी। सिंपल डिस्काउंटिंग भी हमने देखा और एन्युटी डिस्काउंटिंग भी देखा था। क्वेश्चन 1 हमने क्लास में कर लिया था, और बस हम करते ही गए। मतलब हमने जर्नल एंट्रीज की तो हम ताज़ा दम थे, हमने कहा चलो एक्सट्रैक्ट्स भी बना लेते हैं, वो बना गए हम, फिर भी ताज़ा दम, हमने नोट भी बना दिया और लेसी की अकाउंटिंग ख़त्म कर दी थी हमने कल। अब फिर लेसी के अंदर कुछ चीज़ें हैं एडिशनल जो आहिस्ता आहिस्ता पढ़ेंगे। अकाउंटिंग यही रहेगी। तो क्वेश्चन नंबर 2 जो होमवर्क में आपको दिया था, वो मैं आपके साथ यहाँ पे सॉल्व करने लगा हूँ। अ लीज वॉज साइंड ऑन यकम जनवरी 2011 फॉर 5 ईयर्स। तो लीज टर्म कितनी है जी? ठीक है। और कमेंसमेंट डेट कहते हैं इसको, क्या कहते हैं जी? लीज कमेंसमेंट डेट। ये वो डेट है, ये डेफिनेशन साथ साथ थोड़ी थोड़ी पढ़ रहे हैं ना, फिर एकदम जब जाएंगे डेफिनेशन थ्योरी साथ साथ भी पढ़ रहे होते हैं ना। तो लीज कमेंसमेंट डेट उस डेट को कहते हैं जिस दिन अंडरलाइंग एसेट, यानी जिस एसेट की बात हो रही है, वो लेसर लेसी के हवाले कर दे, ठीक है। एक इंसेप्शन डेट भी होती है, वो एंड पे जाके पढ़ेंगे, जिस दिन खड़े होकर ये डिसाइड करना होता है कि लीज है भी कि नहीं। हालांकि ये सबसे पहले करने वाली बात है, लेकिन ये इंशाल्लाह हम स्टैंडर्ड में सबसे आखिर में जाके करेंगे। पहले लीज सीख लेते हैं, उसके बाद एंड पे जाके देख लेंगे कोई भी एग्रीमेंट लीज है भी कि नहीं। ये इंसेप्शन डेट पे हम खड़े होकर फैसला करते हैं, वो अभी और डेट है। तो फिलहाल कमेंसमेंट डेट इज इंपॉर्टेंट। ये वो डेट है जिस दिन लेसर अंडरलाइंग एसेट लेसी के हवाले करता है। आपके लिए मैं अगर कहूँ इसमें, तो ये वो डेट है जिस दिन से आप जर्नल एंट्रीज स्टार्ट करते हैं। कमेंसमेंट डेट जिस दिन से, स्टूडेंट्स के लिए नोट क्या है ये, जिस दिन से जर्नल एंट्रीज स्टार्ट होंगी जी आपके लिए। और कमेंसमेंट डेट वैसे क्या है? जिस दिन अंडरलाइंग एसेट लेसी लेसर के हवाले करेगा, ठीक है जी। अच्छा, एनुअल रेंटल्स हैं, सालाना रेंटल्स हैं, और 10,000 का एक रेंटल है, और वो पेएबल है इन एरियर। फेयर वैल्यू ऑफ इक्विपमेंट गिवन है, जिसको मैंने कहा था क्या करेंगे। हाँ, लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू एसिड की हमने क्या करनी है? इग्नोर, क्योंकि हमने कहीं पे देखा था कि हम फेयर वैल्यू यूज कर रहे हो। मैंने आपको कल रूल पढ़ाया था, पहली एंट्री लीज्ड एसेट डेबिट लायबिलिटी क्रेडिट, जिसको हमने जरा बदल के क्या नाम रखा था? बोलो बोलो। राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। इसमें मैंने आपको स्टैंडर्ड पढ़ाया था कि लीज लायबिलिटी के बारे में स्टैंडर्ड क्या कहता है। इसको आप इनिशियली मेजर करते हैं पीवी ऑफ एलपी पे, और राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करते हैं स्टैंडर्ड। ये स्टैंडर्ड पढ़ाऊंगा जब, ये स्टैंडर्ड याद हो चुका होगा तब तक, यानी पहले पढ़ चुके होंगे हम। तो स्टैंडर्ड पर आ रहा था कि राइट ऑफ यूज को हम रिकॉर्ड करेंगे, इनिशियल मेजरमेंट किस पे करेंगे? कॉस्ट पे। और उसकी कॉस्ट में क्या क्या शामिल है? नहीं, पहली चीज तो भूल ही गए, असल चीज भूल ही गए। यानी आप कढ़ाई बना रहे हैं और आप गोश्त भूल ही गए।
आप मसाले डाल रहे हैं, आप जीरा डाल रहे हैं, आप घी डाल रहे हैं, आप तो गोश्त तो बीच में डालें। तो सबसे पहली चीज, हाँ, तो राइट ऑफ यूज की कॉस्ट के अंदर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट है, आईडीसी है, इंस्टॉलेशन है और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग भी है। तो ये चीजों से मिलकर, तो ये हमने रूल पढ़ा था, ठीक है ना। तो इसमें कहीं पे मुझे बता दो फेयर वैल्यू ऑफ एसेट का नाम आया था? जब पीवी ऑफ एलपी में हमने फेयर वैल्यू ली, मतलब लीज लायबिलिटी को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है, एसिड को फेयर वैल्यू पे रिकॉर्ड किया है? नहीं। इसलिए लेसी के सवाल में, लेसर में जाके शायद यूज कर ले, लेसी के सवाल के अंदर हम फेयर वैल्यू को क्या किया करेंगे? इग्नोर। बेटा समझ आ रही है ना? कल का लेक्चर लिया हुआ है ना, समझ आ रही है ना सबको? तो लीज पेमेंट सवाल से उठाएंगे, इंप्लिसिट रेट पकड़ेंगे, पीवी ऑफ एलपी निकालेंगे और अपनी कहानी शुरू करेंगे। लीज लायबिलिटी पीवी ऑफ एलपी भी रिकॉर्ड होनी है और लीज लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल हमने बनाना है, और राइट ऑफ यूज के अंदर पीवी ऑफ एलपी भी आनी है और कुछ चंद और चीजें भी आनी है। तो कहीं भी हमें फेयर वैल्यू का जिक्र ही नजर नहीं आया था। स्टैंडर्ड के अंदर ये दोनों चीजें रिकॉर्ड करने का रूल आपको पढ़ाया था, फेयर वैल्यू कहां पे? फिर उसी राइट ऑफ यूज को डेप्रिशिएट करना है, वो लाइफ की डिस्कशन आज करेंगे, और उसी लीज लायबिलिटी को पे करना है आहिस्ता आहिस्ता। तो कहीं पे फेयर वैल्यू का जिक्र था ही नहीं। तो लेसी के सवाल में फेयर वैल्यू को क्या करेंगे? धोखे के तौर पे दे भी दे तो क्या करेंगे? इग्नोर। अच्छा, इंटरेस्ट रेट इम्प्लिसिट इन द लीज इज 16%। और बस मैं इतनी सी हेल्प लूंगा इस सवाल में कि मैं अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाऊंगा नहीं, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बना हुआ था। लेकिन मैंने आपको कहा था रिक्वायरमेंट, क्योंकि हमने सारा कुछ ही कर लिया था, तो मैंने आपको क्या कहा था? सब कुछ करके आना। किस किसने वैसे ट्राई किया हुआ है? ओके, बाकियों ने कहा सर घर पे क्या करना सर, कराएंगे, है ना। अच्छा, अब मामला क्या है? अगर मामला यह है कि 10,000 का किराया है और 5 किराए हैं, ठीक है, और एरियर में है, तो इसका मतलब 10,000 इंटू 5 टोटल। अगर मैं लीज पेमेंट की बात करूं तो वो कितनी है? 50,000। फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट जो है वो हमारे पास कितनी आ गई? ये हमने एनवीडी का फॉर्मूला लगाया ना जी, तो 3/2। अब दो बातें, पहली बात, पीवी ऑफ एलपी कहां जानी है? लीज लायबिलिटी उस पर रिकॉर्ड होनी, और पीवी ऑफ एलपी ही लीज लायबिलिटी है बेसिकली। तो लीज लायबिलिटी का अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल बनाना है। तो अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल का स्टार्टिंग पॉइंट क्या बताया था कल? यही। तो यहां से लीज लायबिलिटी, ये पीवी ऑफ एलपी से आपका अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल शुरू हो जाएगा। दूसरी चीज हमें क्या चाहिए? कॉस्ट ऑफ। तो वर्किंग नंबर 1 हमने इसको कहा था कल, वर्किंग नंबर 2 अमोर्टाइजेशन स्केड्यूल को कहा था, बना हुआ है इंशाल्लाह, और वर्किंग नंबर 3 हमने कॉस्ट ऑफ। अब ये वर्किंग नंबर 3 जो है ये शायद कहीं पास पेपर्स में जाके एक्टिव हो थोड़ी सी, वरना तो शुरू वाले सवालों में ऐसे सवाल में होगी सिर्फ पीवी ऑफ एलपी, ना इंस्टॉलेशन, ना आईडीसी, ना पीवी ऑफ डिसमेंटलिंग। लेकिन पास पेपर्स के सवालों में जाके यही चीज मसला करती है। तो इसलिए डे 1 पे ही हमने उसको अपने फॉर्मेट का हिस्सा बना लिया। अब जैसे जैसे कोई चीज आती जाएगी उसके अंदर ऐड करते जाएंगे। वैसे 4 चीजें स्टैंडर्ड में लिखी हुई हैं, लेकिन चौथी चीज वह थ्योरेटिकली ही पढ़ने वाली वहीं पे जाके पढ़ा दूंगा जब आएगी। पर्चे में भी आ सकती है, लेकिन सवालों में फिलहाल नजर आपको आएगी नहीं, पास पेपर्स में भी। तो इसलिए उसको मैंने अभी इसका हिस्सा लिस्ट का नहीं बनाया। ओके, अच्छा, तो वर्किंग 3 क्या है जी? कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज। तो इसके अंदर 3 चीजें होती हैं, 4 चीजें होती हैं। नंबर 1 गोश्त, गोश्त आ गया। फिर आईडीसी, कोई इंस्टॉलेशन, कोई ज्यादा हो गया, आईडीसी या इंस्टॉलेशन एक जैसे ही हैं, ठीक है, ये आ गया। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ, अगर डिसमेंटलिंग कॉस्ट के लिए आप लीगली या लीगल या कंस्ट्रक्टिव ऑब्लिगेशन है। अब ऐसी बातें क्यों कर रहा हूं मैं? हाई 37 में पढ़ना, अब हम पढ़ेंगे इंशाल्लाह जाके वहाँ पर। इसके ऊपर पूरा स्टैंडर्ड है डिसमेंटलिंग कॉस्ट पे, यानी इफ्रिक है, इफ्रिक 1 प्रोविजन फॉर डिसमेंटलिंग के साथ डील करता है। तो तकरीबन आई 37 में इसके ऊपर हमारे, अगर प्योरली इसकी बात ही करें तो 2 से 3 लेक्चर, यानी 2, 2.5, 3 लेक्चर लग सकते हैं। वो तोड़ के करेंगे तो 4-5 दिन में हो जाएगा, ठीक है। तो बाकायदा इसको हमने जाके करना है। फिलहाल तो गुजारा करना है। वो गुजारा क्या है? डिसमेंटलिंग की कॉस्ट अगर आपको दे जी, लेट से लाइफ के एंड पे, 5 साल के एंड पे हमें डिसमेंटल करने में इस एसिड को इतनी कॉस्ट आनी है, तो वो 5 साल बाद वाली वैल्यू को आप प्रेजेंट वैल्यू पे लाएंगे डिस्काउंट करके, और उस प्रेजेंट वैल्यू को ऐड करेंगे। फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको अनवाइंड करना है, वो आपको वहीं पे जाके पढ़ाया जाएगा। नॉर्मली यहाँ पे वो एक आधे सवाल में शायद अगर कंसोलिडेशन पहले करें तो आपको वो सीखना पड़ जाए थोड़ा सा, लेकिन प्रॉपरली टॉपिक भी है ये, ठीक है। तो पीवी ऑफ एलपी कितना है जी? 32743
और उसके बाद ये दोनों चीज़ें अभी सवाल में नहीं हैं। तो ये हमने जनाब अपनी तैयारी कर ली पहली एंट्री की। पीवी ऑफ एलपी ऑलरेडी मौजूद है, तो डबल एंट्री पहली कौन सी है एसेट लेने की? तो 1 जनवरी कमेंसमेंट डेट, जिस दिन हमारी एंट्रीज स्टार्ट होनी है। अच्छा, एंट्रीज भी मैं ना ज़बानी करता हूँ क्योंकि ये भी रिक्वायर्ड थी ना, नहीं थी रिक्वायर्ड, लेकिन ज़बानी हो सकती हैं। जैसे शुरू करें काम, मेरा दिल है कि मैं इसके एक्सट्रैक्ट्स बना दूं आपको और नोट बना दूं डायरेक्ट, हर चीज़ डायरेक्ट, ठीक है ना। तो एंट्रीज तो पहले भी मैंने लिख कर मिटा दी थी। आज भी सवाल के अंदर, आज सवाल हम करेंगे सेमी एनुअल वाला, उसमें भी मैं सवाल पे शेड्यूल बनाऊंगा, एंट्रीज करके एंट्रीज मिटा दूंगा ताकि एंट्रीज की मोहताजी ना हो एक्सट्रैक्ट्स बनाने के लिए, ठीक है। अच्छा, अब कमेंसमेंट डेट क्या है? 1 जनवरी 2000, इस दिन से एंट्री शुरू करनी है। तो ये जनाब 1 जनवरी 11 हमारे स्केड्यूल में भी पड़ा हुआ है। तो पहली एंट्री जल्दी बोलो, राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। अब दोनों सेम है, ठीक है। उसके बाद 31 दिसंबर 11 आया, तो 31 दिसंबर 11 पे लीज लायबिलिटी डेबिट 4761, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट 5239 और कैश क्रेडिट 10,000। ईयर एंड आ गया। अभी सिर्फ एंट्रीज कर रहे हैं। दूसरी एंट्री डेप्रीसिएशन की कैलकुलेशन के लिए मैं वर्किंग 4 कर लेता हूं। अब ये तरीका होगा हमारा वारदात का, ठीक है, या वहीं पे कर लेंगे, एंट्री में ही कर लेंगे, ठीक है। अब यहां क्या करना, अब डेप्रीसिएशन कैसे निकालोगे? 32743 डिवाइडेड बाय, हमारे पास बस एक ही लाइफ फिलहाल सवाल में गिवन है और वो लीज टर्म ही है 5 साल, तो इसको 5 पे डिवाइड करो तो आंसर आया 32743 डिवाइडेड बाय 5 करेंगे तो आंसर क्या आ गया 65। तो ये डबल एंट्री आएगी जनाब, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट। पहला साल डन। दूसरे साल क्लोजिंग की कोई एंट्री थी, 27 की कोई एंट्री नहीं करनी, और बैलेंस शीट में प्रेजेंट होने, अभी कर लेते हैं। अगले साल 31 दिसंबर 2012 पर लीज लायबिलिटी डेबिट 5523, इंटरेस्ट एक्सपेंस 4477 और कैश क्रेडिट 10,000 से, ठीक है जी। और फिर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट स्ट्रेट लाइन में तो वही चलेगा। तीसरे साल 31 दिसंबर 13 पर लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, फिर डेप्शन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेशन क्रेडिट। फिर चौथे साल में लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, और फिर चौथे साल में लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट और डेप्रीसिएशन एक्सपेंस की एंट्री कर देंगे, ठीक है जी। ओके, अच्छा, अब एक्सट्रैक्ट्स बनाते हैं जी, स्टेटमेंट ऑफ कंप्रीहेंसिव इनकम के भी बना लेते हैं एक्सट्रैक्ट्स और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। यूं कर लेते हैं 2011 का सिर्फ बना लेते हैं। 2011 जो है ना वो सबसे पहला साल है, तो मैक्सिमम चीज़ें इसके अंदर आ सकती हैं, बैलेंस शीट के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें और नोट के हिसाब से भी देखें, तो ठीक है। तो 31 दिसंबर 2011 फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2011। अब ये चीज़ याद रखने वाली है क्योंकि चीज़ें बढ़ेंगी। लेसी की नॉर्मल लीज है, लेसी की एक कोई और लीज भी आती है एग्जेम्पशन वाली, फिर लेसर की अकाउंटिंग शुरू होगी, फिर लेसर की 2 तरह की लीजेज है, फाइनेंस ऑपरेटिंग पढ़ेंगे इंशाल्लाह। फिर उसके बाद लेसर 2 तरह के होते हैं, मैन्युफैक्चरर डीलर लेसर या ये सादा लेसर जो हम कर रहे हैं, जो सामने था इस एग्जाम्पल में। अब ये चीज़ें ज़्यादा हैं तो इनको याद रखना, याद किन चीज़ों को रखना, ये जो मैं आप बता रहा हूँ। जैसे लेसी का सवाल आया तो सबसे पहले आपने कहा लेसी की कौन सी लीज है, वही जो कर रहे हैं नॉर्मल। अब वर्किंग से रिवाइज करना शुरू करना है चीज़ों को, हर दफा सवाल करते हुए, बस यही तरीका है इसको याद रखने। तो आप क्या कहोगे, वर्किंग 1 में हमने लीज पेमेंट और प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट लेनी है। वर्किंग 2 में एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट होगा पीवी ऑफ एलपी से, फिर उसके बाद जनरल एंट्रीज आपको आती हैं, ठीक है। इनकम स्टेटमेंट में लेसी का सवाल होगा तो क्या क्या जाएगा, इंटरेस्ट लीज लायबिलिटी का और डेप्रिसिएशन राइट ऑफ यूज की। बैलेंस शीट में क्या क्या जाएगा, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू और लीज लायबिलिटी करंट नॉन करंट में तोड़ के। अब ये बातें याद रखनी है, हर दफा हर सवाल में करते हुए ये रिवाइज करोगे तो ऐसे ही अगली चीज आएगी, उसमें लेसर आएगा तो उसके अंदर भी ऐसे ही रूल बन जाएगा, पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, नोट कैसे बनना है, तो ये हर बार रिवाइज करना है, ठीक है। अच्छा, नोट की बात करें तो लेसी का सवाल हो कितने नोट बनेंगे, एक, कौन कौन से, राइट ऑफ यूज 100% लाइक IS 16, और फिर लीज का, लीज के अंदर नोट नया है, क्या है, अंग्रेजी, और फिर मैच्योरिटी एनालिसिस जिसमें आपने
कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश। ये लेसी की अकाउंटिंग है, यही है बस। आपकी किताब के अंदर समरी में यही लिखा होगा सारा कुछ, लेकिन हम समरी को वैसे ही याद कर लेंगे, वो तो आपको बाद में रिवाइज करने के लिए कभी करना हो तो ये तरतीब होगी। कोई भी सवाल है सबसे पहले देखना है। वो अलग बात है कि हम इंसेप्शन बाद में देखेंगे कि लीज है भी कि नहीं, फिलहाल उसको छोड़ो। कमेंसमेंट डेट, लीज है, कमेंसमेंट डेट जिससे एंट्री शुरू करनी है उस दिन खड़े होकर तरतीब क्या रखनी है, वर्किंग से शुरू करना है, एंट्रीज दिमाग के अंदर रखते हुए पीएनएल में क्या जाना है, बैलेंस शीट में क्या जाना है, नोट में क्या बनना है। अब पीएनएल बैलेंस शीट इतना इंपॉर्टेंट है कि सिर्फ यहीं पर नहीं, फिर आगे भी अगले टॉपिक्स के अंदर जब मिक्स होता है IAS 12 के अंदर या फाइनल अकाउंट्स के अंदर जैसे, तो वो एडजस्टमेंट वहां पर आ रही होती है। तो एक्सट्रैक्ट्स बहुत जरूरी होते हैं, ठीक है, सही है। तो लेसी का सवाल, नॉर्मल लीज, लीज लायबिलिटी, पीवी ऑफ एलपी से स्टार्ट करेंगे, लीज अमाउंट स्केड्यूल, फिर उसके बाद अच्छा ये लीज पेमेंट्स और उसकी प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है। फिर दूसरी चीज एमोटाइजेशन स्केड्यूल, तीसरी चीज पहली एंट्री राइट ऑफ यूज डेबिट, लीज लायबिलिटी क्रेडिट। राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करोगे उसकी कॉस्ट पे, 4 चीजें इस तक अभी तक पढ़ी, और लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड करोगे, फिर पहली एंट्री होगी लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट, दूसरी एंट्री होगी डेप्शन डेबिट, एंट्रीज दिमाग में रिवाइज हुई। फिर पीएनएल में क्या जाएगा, डेप्रिसिएशन, राइट ऑफ यूज और इंटरेस्ट, लीज लायबिलिटी। बैलेंस शीट पे क्या जाएगा, राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू और लीज लायबिलिटी, करंट नॉन करंट। नोट कितने बनेंगे, एक या दो? दो, जरूरी नहीं है दो बने, आगे जाके किसी का एक भी बन सकता है, ठीक है ना। तो लेसी के सवाल होगा तो कितने नोट बनाने हैं, दो, एक राइट ऑफ यूज जस्ट लाइक IAS 16, दूसरा लीज का, लीज के नोट में अंग्रेजी, और फिर मैच्योरिटी एनालिसिस जिसमें कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लो शो करने हैं, ये है लीज। और ऐसे ही हमने सारी चीजों को आगे भी हर टॉपिक में, इस टॉपिक में भी, हर टॉपिक में भी चीजों को साथ साथ याद करना है। जैसे IAS 38 के अंदर आपने वो वेबसाइट कॉस्ट के पॉइंट्स याद किए थे, कैसे किए थे, ऐसे किए थे ना क्लास में बैठे, बस याद कर लेंगे तो याद रखना है। याद रखने का तरीका क्या है, जब कभी रिवीजन करने बैठो वेबसाइट वाला सवाल आए तो आपने उस सफ़े को खोलना है, लेकिन पहले डिसाइड करने के बाद, तो वो जहन के अंदर चीज़ें बैठ रही होती हैं, ठीक है। चलो जी शुरू करते हैं। अब पीएनएल के अंदर तो 2 चीज़ें आनी है जी, डेप्रिसिएशन आनी है और इंटरेस्ट आना है। फिर उसके बाद स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के अगर एक्सट्रैक्ट्स की बात करें तो एज ऑन बनती है ये। तो बैलेंस शीट के अंदर क्या क्या आएगा, 31 दिसंबर 2011 ही है जी। राइट ऑफ यूज की, तो नॉन करंट एसेट्स के अंदर राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू नजर आएगी, और राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू नॉन करंट एसेट्स में शो करेंगे, और लीज लायबिलिटी को आपने तोड़कर नॉन करंट और करंट में बाइफरकेट करके लीज लायबिलिटी को भी शो करना होगा, ठीक है जी। तो ये जनाब हमारे एक्सट्रैक्ट्स बनने हैं। तो पहले एक्सट्रैक्ट बनाते हैं, फिर नोट की तरफ जाएंगे। अब बातें याद रखनी है बस। सबसे पहले आसान काम किया करते हैं, आसान नंबर हमेशा पर्चे में पहले लेने हैं। तो आसान काम क्या है, डेप्रीसिएशन आसान है, कॉस्ट हम निकाल चुके हैं, लाइफ हमारे सामने है, और फिर राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू भी कोई मसला नहीं है, ठीक है। तो डेप्रीसिएशन कॉस्ट कितनी है जी, 3274। इस सवाल में तो वर्किंग रेफर करने की जरूरत नहीं है, पर आदत इसलिए डाल दी कि जब पढ़नी है तो उस वक्त पता हो, वर्किंग 3 से आया करेगी कॉस्ट, ठीक है। लाइफ फिलहाल एक ही चल रही है सवाल के अंदर, और वो कितनी है, इधर लीज टर्म ही है तो 5 ईयर से डिवाइड करेंगे, क्योंकि 1 जनवरी को आ गया था ये एसेट तो पूरा साल, और अगर दौराने साल आएगा तो फिर जितना अरसा इस्तेमाल होगा फ्रैक्शन लगा देंगे, सिंपल जी। 6549 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस आ गया 1 साल का। फिर राइट ऑफ यूज की बुक वैल्यू शो करनी है, तो कॉस्ट कितनी है 32743, ये वर्किंग 3 वाला ही आ गया, और इसमें से एक्यूमुलेटेड एक्शन को माइनस करोगे तो अभी तो पहला ही साल है जी, 26194, सही है। ग्रिप सर्विस जैसी रखनी है आपने, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन और राइट ऑफ यूज इज ओवर। अब दूसरी तरफ आते हैं, इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में लीज लायबिलिटी का जाना है, लोन का, लोन ही है एक तरह का, और लीज लायबिलिटी ने बैलेंस शीट में नॉन करंट करंट में आना है। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए क्या तरतीब बताई थी, फिंगर थंब अप्रोच। हमारा साल कौन सा है, लेट्स से हमारा साल होता 2014, डायरेक्ट उस साल को यहीं से देखना सीखा है ना हमने, तो हम कहते हैं जी फिंगर थंब अप्रोच से जाकर देखते हैं कि जी ये 2014 है। 31 दिसंबर 2013 के बाद 1 जनवरी 14 वाला साल शुरू हुआ, और 31 दिसंबर 14 तक 1 साल बना। अब एरियर का सवाल होगा
तो जिस साल का इंटरेस्ट है उसी साल के आखिरी दिन पे हो रहा होगा। तो इसीलिए इस साल का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 14 के सामने नज़र आ रहा है, तो हम 14 के अंदर ये 2568 भी डायरेक्ट लिख सकते हैं। इसलिए ये तरतीब सिखा रहा हूँ। सवाल पर्चे के अंदर किसी भी साल के दरमियान में हमें खड़ा करेगा, ज़रूरी तो नहीं है पहले साल के अंदर ही वो तरतीब से करवा रहा हूँ सवाल, ठीक है। तो फिर अभी तो हमारा साल कौन सा है, 31 दिसंबर 11 वाला, फॉर द ईयर एंड 31 दिसंबर 11। तो फिर हम यहाँ पे आए तो यकम यानी 11 से 31 दिसंबर 11 तक का ये साल बन रहा है। और चूंकि एरियर का सवाल है तो 31 दिसंबर 11 वाले साल का इंटरेस्ट 31 दिसंबर 11 की शाम को ही पे हुआ, तो इसका मतलब 31 दिसंबर 11 के सामने नजर आ रहा है 5239। आसान सवालों में ये चीज़ सीखेंगे तो मुश्किल में फिर मुश्किल नहीं ना होगी। तो इंटरेस्ट एक्सपेंस के लिए आपने वर्किंग नंबर 2 का रेफरेंस दे दिया 5239, ठीक हो गया जी। फिर लीज लायबिलिटी के लिए आपको क्या असूल बताया था, अपने साल की आखिरी पेमेंट के नीचे लाइन लगा लेंगे, ठीक है। तो हमारा साल कौन सा है जी, 2011। आखिरी पेमेंट क्या है, एक ही पेमेंट है, सालाना पेमेंट्स वाला सवाल है, ठीक है। तो फिर 31 दिसंबर 11 के साल के नीचे हमने लाइन लगा ली। अब लाइन से ऊपर सब पेड है, नीचे पेएबल। बैलेंस शीट में लीज लायबिलिटी शो करनी है, तो लीज लायबिलिटी को रिकॉर्ड ही किस पे किया था, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट पे, यानी प्रिंसिपल अमाउंट पे। तो प्रिंसिपल अमाउंट वाला कॉलम कौन सा है, ये रहा। नहीं, ये तो इंस्टॉलमेंट्स हैं, रेंटल्स हैं, अनडिस्काउंटेड फिगर है। डिस्काउंट ये पड़ा है और ये डिस्काउंटेड फिगर है, यानी पीवी ऑफ एलपी। आप इसका टोटल करें तो इसके बराबर आएगा, चेक कर लें, इसी में से माइनस कर रहे होते हैं। तो इसलिए बैलेंस शीट बनाते हुए हम कौन से वाला कॉलम पकड़ते हैं, ठीक है। अब लाइन से ऊपर पेड है, नीचे पेएबल है, हमने पेएबल ही दिखाना है बैलेंस शीट में। अब 31 दिसंबर 2011 पे खड़े हैं, तो 31 दिसंबर 11 पे खड़े होकर करंट क्या होगा, 31 दिसंबर 12 तक। तो 31 दिसंबर 11 पे खड़े होकर नजर आ रहा है 31 दिसंबर 12 तक 5523 पे हो रहा है। अब देखो ना, मैंने क्या कहा था, ये करंट है। दूसरा तरीका क्या है, करंट लिखकर इन तीनों को ऐड करो, ये नॉन करंट, ये भी लेंथी तरीका। इससे शॉर्ट तरीका क्या है कि ये करंट है, टोटल 27 में से ये करंट माइनस कर दो तो नॉन करंट आएगा। इस पे भी टाइम लगता है। आसान तरीन तरीका क्या था इस लाइन वाली अप्रोच से, कि अगर आपका ये करंट पोर्शन है तो फिर ये सामने आपको नॉन करंट पोर्शन मिल जाया करेगा, तो इससे आपका टाइम बच जाता है, ठीक है। लेकिन लॉजिकली भी आपने समझा है चीजों को, ओके। अब लीज लायबिलिटी, और करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, करंट पोर्शन ऑफ लीज लायबिलिटी, दोनों के लिए हमें वर्किंग 2 का रेफरेंस यूज कर लेना चाहिए, ठीक है। अब करंट पोर्शन क्या है जी, 55, और नॉन करंट क्या है 22, तो आसान होगी चीजें, ठीक है, ओके। चलिए, ये तो हमारा जनाब एक्सट्रैक्ट्स वाला मामला हो गया हल। अगली चीज़ क्या होती है जी, नोट। अच्छा, ये इकट्ठा नहीं करता, यानी कि अगर नोट भी साथ ही बनाना होता है एक्सट्रैक्ट्स में, तो फिर मैं ये काम यहाँ क्यों करता, फिर नोट से ही ले आता बुक वैल्यू। पर वो या आपसे नोट मांग लेगा, नोट्स। मसला कब आता है, लेसी का सवाल हो और वो नीचे लिख दे सवाल में प्रिपेयर रेलेवेंट नोट्स, तो वहां पे आप सिर्फ लीज का नोट बनाएंगे तो गड़बड़ है। रेलेवेंट नोट्स फिर दो हैं, राइट ऑफ यूज का भी, और इसलिए बताया लेसी का सवाल होगा तो हाँ, या तो वो ये है लीज का सवाल, वो लेसी का सवाल देकर कहे सिर्फ लीज का नोट बनाओ, फिर तो चलो एक ही बना देंगे। लेकिन अगर ये लफ्ज लिख दे रेलेवेंट नोट्स बनाओ, फिर आप फंस जाओगे, फिर आपको दोनों बनाने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, इंशाल्लाह प्रैक्टिस उसी की चलनी है। आज सेमी एनुअल सवाल करना है तो ये सब कुछ फिर करेंगे, ठीक है। फिर मैं एंड पे होपफुली एडवांस वाली छेड़खानी कर दूंगा आपके साथ, एक छोटा सवाल खुद करा के फिर 1-2 सवाल होमवर्क में दूंगा, ठीक है। चलते जाएंगे आगे फिर। तो नोट्स टू द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में पहला नोट, लेसी के 2 नोट्स बनते हैं। तो पहला नोट कौन सा जी, राइट ऑफ यूज का, ग्रॉस कैरिंग अमाउंट यानी कॉस्ट भी कह सकते हैं, ठीक है,
इधर क्या आएगा जी, ओपनिंग बैलेंस, फिर एडिशन और बस क्लोजिंग लिख दें। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन, ओपनिंग बैलेंस, डेप्रीसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर और क्लोजिंग आ जाएगा, और फिर बुक वैल्यू आ जाएगी। 31 दिसंबर 2012 सॉरी 11, क्योंकि पहला साल है, ओपनिंग कुछ नहीं। फिर एसेट राइट ऑफ यूज का नोट बन रहा है, तो राइट ऑफ यूज की इनिशियल मेजरमेंट किस पे की हुई है, कॉस्ट पे, वर्किंग 3 वाला, ठीक है। तो 32,743, ये चीजें अहम है, क्योंकि जब चीजें पढ़ जाएंगी तो मिक्स नहीं होंगी। फिर इंस्टॉलेशन कहाँ जानी है, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में जानी है, जनरल एंट्री के अंदर तो नहीं आनी ना राइट ऑफ यूज की, वर्किंग 1 वर्किंग 2 में नहीं आनी, राइट ऑफ यूज की कॉस्ट में जानी है। पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ जानी है, ठीक है। तो 32,743 आ गया, और यही आपका क्या बन गया, क्लोजिंग। तो 32,743 क्लोजिंग आ गया। ओपनिंग कोई डेप्रीसिएशन नहीं थी, 6549 की डेप्रीसिएशन, वर्किंग नंबर आप कोई वर्किंग की उसमें कर लेंगे, और यही आपका बन जाएगा क्लोजिंग बैलेंस 659449 है। अच्छा जी, वो तो कर ही देंगे अब। और क्लोजिंग बैलेंस में से क्लोजिंग बैलेंस माइनस करें तो 19, तो यही वो बुक वैल्यू है जो नज़र भी आ रही है आपको बैलेंस शीट, ठीक है जी। देन दूसरा नोट कौन सा सिखाया था कल, लीज का नोट। तो नंबर 2 लीज का नोट है, और इसमें आपने 2.1 में जनरल डिस्क्रिप्शन लिखनी होती है, ठीक है। तो द कंपनी हैज एंटर्ड इनटू अ लीज एग्रीमेंट एज अ लेसी, लीज टर्म इज 5 years, एनुअल रेंटल्स आर पेएबल इन एरियर। लाइन अगर और लिखनी है तो इम्प्लिसिट रेट भी लिख दो, इम्प्लिसिट रेट इज 16%, मोर देन इनफ। इसके नंबर होंगे, क्योंकि IFRS 16 ने जो डिस्क्लोजर लेसी का मांगा हुआ है उसके अंदर ये रिक्वायरमेंट है कि लिख के बताना है, जनरल डिस्क्रिप्शन, पता तो लगे यूजर को लीज में है क्या, ठीक है। अब 2.2 क्या है जी, मैच्योरिटी एनालिसिस, जो क्या है जी, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ठीक है जी। तो ये जरा मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज, ये मैंने अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज लिखने की कोशिश की थी जी बच्चों। अब वही लाइन जो लगी हुई है लगी रहने दें, 31 नंबर 11 का नोट बना रहे हैं, बस इसमें हमने कॉन्ट्रेक्चुअल का मतलब ये कॉन्ट्रैक्ट होता है, लीज एग्रीमेंट होता है, तो उस एग्रीमेंट के अंदर आपने जो ये टर्म्स फाइनल किए हैं, तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल कैश फ्लोज है, यानी ये आपने तय किया हुआ है लीज एग्रीमेंट के अंदर कि आप 10,000 का एक किराया एनुअली हर साल के एंड पे पे करेंगे, ठीक है, सही है। तो कॉन्ट्रेक्चुअल अनडिस्काउंटेड कैश फ्लोज हैं, यानी कि नोट के अंदर आपने इंस्टॉलमेंट वाला कॉलम, और उसके अंदर 31 नंबर 11 पे खड़े होकर क्या बताएंगे, लेस देन 1 year, एक साल के अंदर अंदर, एक साल के अंदर अंदर, लेस देन 1 year, एक साल के, अब नोट एक साल का ही बन रहा है वैसे तो, ऊपर भी काफी था लिखा हुआ, लेकिन चलो 31 नंबर 2011 जी, एक साल के अंदर अंदर, लेस देन 1 year, कितना है जी, 10,000, एक साल के बाद लेकिन 2 साल के अंदर अंदर, 1 to 2 years, 2 साल के बाद लेकिन 3 साल के बाद लेकिन, तो ये तरतीब से लिखते जाएं, कहां तक जाना है ये मैंने अभी नहीं बताया, बता दूंगा किसी वक्त। 1 to 2 years 10,000, कितना आसान काम है पता हो बस, 2 to 3 years 10,000, और 3 to 4 years फिर 10,000,
ठीक है जी। और टोटल क्या बन गया, यानी हम यूज़र को ये बता रहे हैं कि ज़हनी तौर पे तैयार है ना भाई, कि 40,000 रुपये इस तरतीब से आउटफ्लो में आने हैं। ठीक है, तो ये यूज़र को इससे फिर हेल्प मिल जाती है। ठीक है, अगर लीज़ की लायबिलिटी कितनी है, वो प्रिंसिपल अमाउंट, यानी आज कैंसिल कर दें तो फिर इंटरेस्ट तो नहीं पे होना, तो प्रिंसिपल अमाउंट ही पे होनी होती है। तो उसके लिए फिर बैलेंस शीट को यूज़र देख लेगा, और बाकी तफसील अगर उसने पूछनी है लीज़ के बारे में, लीज़ है क्या और टोटल कैश फ्लोज क्या जाने हैं, तो लीज़ का नोट वो देख रहा होगा। ठीक है जी। तो क्वेश्चन नंबर 2 है पेज नंबर 42। एमए का पेपर दिया था इस दफ़ा? अच्छा, मैंने कहा पूछ तो लूँ, अच्छा हो गया होना। एमए का पेपर किस किसने दिया वैसे? किसने दिया? सारे वही हैं, सारों ने इस दफ़ा के लिए रखा हुआ है। ओके, क्या चार्जर क्या करूँ, लगाना है? अच्छा, हाँ जी, कोई सवाल है तो पूछ लें। इनिशियल डायरेक्ट कॉस्ट, आप पूछो वो क्या होता है? मैं नहीं बताऊंगा। वो बेटा असल में लीज का डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल खर्चा है, यूं समझ लो। हमने कहा वो इसकी डेफिनेशन पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह, उसमें क्या क्या आता है वो भी बताऊंगा इंशाल्लाह वक्त आने पे। फिलहाल सादा अल्फाज में आपको क्या बताया है, वकील वगैरह को अगर को पैसे दे दिए तो एक मिसाल दे दी ना उसमें से, फिर प्रैक्टिकल स्टैंडर्ड में जहाँ लिखा पढ़ेंगे उसको, आईडीसी किसे कहते हैं, उसमें क्या क्या होता है। फिलहाल सादा बात, वकील को पैसे दिए, यानी कि आप लीज एग्रीमेंट करने गए, आपको समझ नहीं थी, आप एक वकील को साथ ले गए, उसने अपनी सर्विसेज के चार्जेस लिए। ठीक है, तो आईडीसी क्या है वैसे, क्या है ये डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल कॉस्ट होती है, यानी अगर लीज ना होती तो ये कॉस्ट ना होती। तो उसमें क्या क्या आना है वो फिर बाद में देख लेंगे। फिलहाल सादा बात, वकील को पैसे दिए। ठीक है, काम चलाओ मुहिम। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 3 पे तशरीफ ले आए। पिछला काम ज़रा रिवाइज हो जाता है ना, फिर थोड़ा पक्के पैरों पे आ गए ना, अब आगे फिर छेड़खानी कर सकता हूँ मैं। ओके, एनुअल में अब कोई मसला हमें नहीं है। ऑन 1 जनवरी 2012 बीटीएल एक्वायर्ड अ मशीन ऑन लीज, तो इसका मतलब बीटीएल कौन है? लेसी। ठीक है, फ्रॉम अ बैंक, बैंक लेसर है, पर हम इस वक्त लेसी लिखा नहीं हुआ उसने, लेकिन छोटे सवाल है ना, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, तो बता रहा हूँ आपको कि ये लेसी का ही सवाल है। ठीक है, वैसे सवाल में वो लिखता है रेलेवेंट एक्सट्रैक्ट्स बनाओ या नोट्स बनाओ इन द बुक्स ऑफ लेसी, बीटीएल। ठीक है, कॉस्ट ऑफ मशीन इज, कॉस्ट या फेयर वैल्यू एक ही बात होती है ना, इसको इग्नोर कर दें, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता, वजह बता चुका हूँ। लीज टर्म एंड यूजफुल लाइफ, अब दो अलग हो गए। अच्छा, सवाल पहले करेंगे, ये वाला रूल बाद में पढ़ लेंगे, फिलहाल टाइम मिला तो। फिलहाल जो है ना, ये 3 और 4 साल अलग अलग दे दिए हैं, तो आप फिलहाल इस 4 को इग्नोर करेंगे और इस 3 को बस ले लेंगे अपने सवाल के लिए। फिर ये 4 इग्नोर क्यों किया और 3 क्यों लिया, इसके ऊपर एक अलग से डिस्कशन है, डेप्रीसिएशन की डिस्कशन लेसी के केस के अंदर ये अलग से है, इस रूल है कि कब हमने क्या चीज़ लेनी है। तो अभी फ़िलहाल ये डिस्कशन में नहीं पढ़ रहा, अभी फ़िलहाल बस ये 4 नहीं 3 लेना है। क्यों लेना है ये 3? ये आज टाइम मिलेगा तो आज कर लेंगे, वरना कल की पहली डिस्कशन फिर यही होगी। ठीक है, इंस्टॉलमेंट्स ऑफ 20,000 इज टू बी पेड सेमी एनुअली इन एरियर, यानी 1 जनवरी 12 को अगर आपने एसेट लीज पे लिया है तो 6 महीने बाद किस्तें पे होनी है। ठीक है, 30 जून और 31 दिसंबर, तो हैं एरियर में ही। 6 महीने गुजरेंगे तो 6ठे महीने के आखिरी दिन इंस्टॉलमेंट पे होगी, तो इसका मतलब कुछ प्रिंसिपल और कुछ इंटरेस्ट। ऐसे ही फिर 6 महीने गुजरेंगे तो अगले 6 महीने के आखिरी दिन भी ऐसा ही होगा। ओके, सेमी एनुअल वाला सवाल आ गया। अब इम्प्लिसिट रेट इन द लीज इज 22%। इम्प्लिसिट रेट कितना है जी? लेकिन ये 22% क्या है जी? अब मसला आ गया, दो चीज़ें कॉन्ट्राडिक्टरी आ गई। एक तरफ रेंटल्स हैं जो कि सेमी एनुअल हैं, दूसरी तरफ रेट है जो कि पर एनम गिवन है। अब क्या करें, किसी एक चीज़ को मैच कर लें, तो हम करेंगे क्या, हम
कभी भी सेमी एनुअल का सवाल आपने एनुअल नहीं करना, क्योंकि किस्तें 6-6 महीने बाद पे हो रही हैं तो एंट्री भी 6-6 महीने बाद करनी है। तो फिर हमारे पास एक ही हल हुआ करेगा कि हम इंटरेस्ट रेट को 6 मंथली कर लें। तो बहुत सिंपल काम है, 6 मंथली करना कोई रॉकेट साइंस तो है नहीं। 22% है पर एनम, डिवाइड बाय 12 कर दो, पर मंथ बन गया। वैसे ही कह रहा हूँ, डिवाइड बाय 2 भी कर सकते थे। डिवाइड बाय 12 किया तो क्या बन गया, पर मंथ। और हमें चाहिए ये 6 मंथली, तो इंटू 6 कर दो। क्वार्टरली होता तो इंटू 3 कर देते, मंथली होता तो कुछ ना करते, मंथली ही आ जाता है। ठीक है, कितने परसेंट आ गया, इसको डिवाइड बाय 2 भी कर सकते हैं। बहरहाल हमारे सवाल में इंटरेस्ट रेट समझो अब 22% है ही नहीं, 11 ही है। पूरे सवाल में हम इसी को लेके चलेंगे। ठीक है, सही है। अब थोड़ी सी मैं कहता हूँ, चलो पहले पहले दिन चल रहे हैं, ज़रा टाइम लाइन बना लेने में हर्ज कोई नहीं है। टोटल लीज टर्म कितनी है जी, 3 साल। ठीक है, और किराए इसके अंदर आ रहे हैं सेमी एनुअली, यानी 6-6 महीने बाद किराए आ रहे हैं। इसका मतलब इधर आपने 1 जनवरी 2012 पर एसेट लिया, एसेट बैंक से, ठीक है, और फिर 6-6 महीने बाद किराए। पहला किराया 30 जून 2012 पे पे करोगे, दूसरा किराया 31 दिसंबर 2012 पे पे करोगे। ठीक है, फिर तीसरा किराया 30 जून 2013 पे करोगे, चौथा किराया 31 दिसंबर 2013 पे करोगे, फिर 30 जून 2014 पे किराया पे करोगे, और फिर 31 दिसंबर 2014 पे आखिरी किराया पे हो जाए। तो 6 किराए, 3 साल की लीज है, लेकिन सेमी एनुअल है, तो रेंटल्स कितने आ गए, 6। अब इन सारे कैश फ्लोज को आपको लाना पड़ना है 1 जनवरी 2012 पे, प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है ना जी। तो एन्युटी का फॉर्मूला लग सकता है कि नहीं, लग सकता है, क्योंकि सेम इंटरवल है, सेम कैश फ्लोज है, एक से ज़्यादा भी है कैश फ्लोज। तो फिर क्या करेंगे, एन्युटी का फॉर्मूला लगाएंगे। ओके, सही है। चलो, तो हमने तो निकाल दिया हुआ है, लेकिन हम अपना सवाल करते हैं ज़रा शुरू से ही तरतीब से। ठीक है, वर्किंग नंबर 1, लीज पेमेंट्स, किराए हैं 6, 3 तो साल है, एक किराया कितना है 20,000, तो 20,000 इंटू 6 करेंगे तो जी 1,20,000। ठीक है जी, उसके बाद इसकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी है। ये टाइमलाइन की मोहताजी रखनी नहीं है आपने वैसे अपनी ज़िंदगियों में। ठीक है, ओके, आहिस्ता आहिस्ता इसको छोड़ देंगे। फिलहाल ये डायरेक्ट यहाँ से हम वो डेट इंस्टॉलमेंट डाल दिया करेंगे ना, यानी अगर मैं अभी से ही कर दूँ, चलो वर्किंग नंबर 2 में मैंने डेट और इंस्टॉलमेंट का कॉलम अगर बना लिया, तो ये मेरी टाइम लाइन ही होती है। इससे बहुत हेल्प मिलती है डिस्काउंटिंग में। जैसे कमेंसमेंट डेट है 1 जनवरी 2012, फिर किराए हैं सेमी एनुअली एरियर में, तो 30 जून 12 पे पहला किराया, 31 दिसंबर 12 पे दूसरा किराया, 30 जून 2013 पर तीसरा किराया, 31 दिसंबर 2013 पर चौथा किराया, फिर 30 जून 2014 पर और 31 दिसंबर 2000 ये किराया आ गया। अब यहाँ पर इसको लिख लेने से फ़ायदा क्या होगा, पहली लाइन में तो नहीं लिखोगे ना किराया, एरियर में किराया आ रहा है तो पहली लाइन वैसे भी खाली रखनी है, चाहे एरियर में है चाहे एडवांस में है, देखेंगे वो। फिलहाल पहली लाइन खाली होती है, क्योंकि इसमें हमने क्या लिखना होता है, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट। यहाँ से शुरू करते हैं फिर अपना काम। ठीक है, तो किराए हैं जनाब 20,000, 20,000, 20,000। अब टाइमलाइन तो बनानी नहीं है, ये तो बनाना होता है ना, एप्पल नहीं होता, ये बनाना होता है। तो अब ये एक तरह की टाइमलाइन ही है, आपको पता लग रहा है कि सारे कैश फ्लोज ने कहाँ आना है, 1 जनवरी 2012 पे। और एन्युटी का फॉर्मूला लगाए ना, तो एन्युटी के फॉर्मूले की खासियत क्या है, वो सारे कैश फ्लोज को एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। ठीक है,
यहां पे आपने एन्युटी का फॉर्मूला लगाया तो सारे कैश फ्लोज को उसने 1 2 3 4 5 कैश फ्लोज है ना, इन सब को उसने एक पीरियड पीछे लाके छोड़ा। एक पीरियड का मतलब यहां पे एक पीरियड क्या था, इससे इमीडिएटली पीछे क्या नजर आ रहा है, 1 साल का अरसा। और अगर हम सेमी एनुअल रेट और सेमी एनुअल रेंटल पे चल रहे होंगे तो फिर एक 6 महीने पीछे लाएगा। ठीक है, तो एन्युटी के फॉर्मूला की ये खास बात लिख लें अपने पास। इधर देखें, पहले मैं यहाँ पे लिखता हूँ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स। अब फ्यूचर वैल्यू आ गई 1 माइनस 1.11 11% रेट है। और फिर मैंने आपको कल बताया था एन जो है ना, एन वो यहाँ पर नंबर ऑफ ईयर्स या नंबर ऑफ पीरियड्स नहीं होता बल्कि नंबर ऑफ कैश फ्लोज होता है। तो 3 साल की लीज है लेकिन 6 कराए हैं तो -6 आ गया डिवाइडेड बाय 0.11। आंसर क्या आ गया 84611। ठीक है जी, अब इसके साथ स्टार लगाएं और स्टार लगाकर लिखें एनवीटी का फॉर्मूला सारे कैश फ्लोज को, एनवीटी का फॉर्मूला सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। एनवीटी का फॉर्मूला सारे कैश फ्लोज को एनवीटी का फॉर्मूला सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक पीरियड पीछे लाकर छोड़ता है। अच्छा, अब ये यहाँ पे कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है बात, लेकिन आगे जाके काम आएगी। ठीक है, ओके। एक पीरियड पीछे का मतलब ये है, अगर आपने सालाना रेंटल वाला सवाल कर रहे हैं तो आपने एन्युटी का फॉर्मूला लगाया है तो पहले रेंटल से 1 साल पीछे लाके छोड़ेगा सारे कैश फ्लोज को। और अगर आप 6 मंथली कर रहे हैं तो 6 महीने पहले रेंटल से पीछे आ जाएगा आपका सारे कैश फ्लोज। अगर आप क्वार्टरली कर रहे होंगे तो पहले रेंटल से 3 महीने पीछे, मंथली कर रहे होंगे तो पहले रेंटल से, क्योंकि आपने फिर एन्युटी के फॉर्मूला में रेट भी मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअल या एनुअल उसी हिसाब से लेना होता है और रेंटल भी उसी हिसाब से, उसी इंटरवल से आ रहे होते हैं। ठीक है, तो एन्युटी का फॉर्मूला क्या करता है, सारे कैश फ्लोज को पहले कैश फ्लो से एक स्टेप पीछे लाकर छोड़ता है। तो ये एन्युटी के फॉर्मूला की खास बात है। तो ये सारे कैश फ्लोज कहाँ पहुंच जाएंगे, 1 जनवरी 2012 पे। डन, वो देखेंगे ना बेटा, वो तो अभी आनी है, इसके बाद एडवांस पेमेंट अगला सवाल है। फिलहाल तो एरियर में हो रही है। ठीक है, वक्त आने पर, बल्कि आज वो वक्त भी आ ही जाना है, थोड़ी देर में देख लेंगे तो। ठीक है, अच्छा, अब प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट निकल आई। अब इससे स्टार्ट करना है आपने अपने लीज एमोर्टाइजेशन। लीज पेमेंट को हम कहीं नहीं लेके जाते, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट से काम शुरू होता है हमारा। ठीक है, और कॉलम कौन कौन से थे जी, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल और बैलेंस, सॉरी प्रिंसिपल, इंटरेस्ट और बैलेंस। अब जी स्टार्टिंग पॉइंट पीवी ऑफ एलपी है। पीवी ऑफ एलपी से लीज एमोर्टाइजेशन स्केड्यूल स्टार्ट होगा लेसी के सवालों में। तो 84611। ठीक है, प्रैक्टिस तो होगी थी ना थोड़ी सी। क्या करोगे 84611 पे, इंटरेस्ट रेट लगाओगे, कौन सा, वही जिसको यूज करके 84,611 बनाया, उसी रेट को यूज करना। अब यहाँ 22% ना ले लेना। ओके, तो 11% लगाया तो 9307 का इंटरेस्ट आया। अब टोटल में अगर ये इंटरेस्ट है तो बाकी प्रिंसिपल आ गया। अब प्रिंसिपल में से प्रिंसिपल माइनस किया तो 73918 बैलेंस आ गया। ठीक है, क्विकली अब इसको पूरा करते हैं। 73918 पर 11% लगाओ,
8131 आ गया, बैलेंस ये प्रिंसिपल का 11869 और 73918 में से 11869 माइनस करो 62049। आंसर इन्हीं चीज़ों का देना है, ठीक है। फिर 62049 पे लगाओ 11%, 6825 जी 13175 13175 फिर 48874 सही है, ओके। फिर 48874 पे लगाओ 11%। ये इंटरेस्ट कम क्यों होता जा रहा है? क्योंकि प्रिंसिपल अमाउंट कम होती जा रही है, आहिस्ता आहिस्ता प्रिंसिपल अमाउंट रीपे हो रही है, तो प्रिंसिपल अमाउंट के कम होने की वजह से इंटरेस्ट भी कम होता जा रहा है। बैलेंस 624 जी 34250। अच्छा, एंट्रीज चेक करो किस साल की मांगी हुई है, चेक करो रिक्वायरमेंट में। आई एम सॉरी, रिक्वायरमेंट सामने नहीं है, अपनी किताब पे ना देखना जी। 12 और 13, इसका मतलब मुझे फिलहाल एंट्रीज की हद तक इससे आगे वर्किंग करने की जरूरत नहीं है। ये तरतीब बता रहा हूं सवाल के अंदर इसको करने की। लीज तो 10 साल की 15 साल की भी हो सकती है, हम कितनी वर्किंग करेंगे जितनी जरूरत है। अब जर्नल एंट्रीज की हद तक मुझे इससे आगे जाने की जरूरत नहीं है एरियर का सवाल हो तो, लेकिन हो सकता है बैलेंस शीट बनाते हुए लैंड के थल्ले वाला सामान भी चाहिए होता है, जरूरत पड़ सकती है ना दूसरे साल में, लेकिन तरतीब से चलेंगे। जब जरूरत पड़ेगी तो कोई बात नहीं है, 2 लाइनें आगे कर लेंगे, क्या मसला है। अभी टाइम जाया नहीं करना। अभी तक मुझे क्या लग रहा है कि एरियर का सवाल है तो फिर 12-13 की एंट्रीज के लिए 12-13 की वर्किंग काफी है। एडवांस के सवाल में भी देख लेंगे क्या करना है, बैलेंस शीट में जाके देख लेंगे, बढ़ाना पड़ेगा तो बढ़ाएंगे बाद में जितना जरूरत पड़ेगा, ताकि वक्त जाया ना हो। वो कहे सिर्फ 12 की एंट्रीज कर दो, हम पागलों की तरह सारा स्केड्यूल बनाने बैठ जाएंगे, नेवर। जितना जरूरत पड़ेगा उस उतना बनाएंगे, ओके ठीक है। अब जनरल एंट्रीज करते हैं, तो इतना दूर क्या जाना, मिटानी है थोड़ी देर में। 2 साल की एंट्रीज हैं, तो फॉर द ईयर एंडेड, ये क्वेश्चन नंबर 3 चल रहा है, पेज नंबर। तो फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 30 जून 31 दिसंबर 2012। सबसे पहली एंट्री कमेंसमेंट डेट पर एसेट लीज पे लिया है उसकी एंट्री करेंगे, ठीक है। तो 1 जनवरी 2012 पर एंट्री बोले राइट ऑफ यूज डेबिट लीज लायबिलिटी क्रेडिट। असूल रिवाइज करें, लीज लायबिलिटी किस पे रिकॉर्ड करते हैं, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट्स पे। तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट हमें मिल गई वर्किंग वन में 84611। उसके बाद राइट ऑफ यूज को रिकॉर्ड करते हैं उसकी कॉस्ट पे। तो वर्किंग नंबर 3 ओपन कर लें। जरा याद करा रहा हूं वरना आज तो कोई जरूरत नहीं थी, कल भी कोई जरूरत नहीं थी, 2-3 दिन कोई जरूरत नहीं रहेगी, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी ऑलरेडी हम तैयार होंगे इंशाल्लाह, ठीक है। तो वर्किंग नंबर 3, कॉस्ट ऑफ राइट ऑफ यूज, जिसके अंदर गोश्त डालें पहले, गोश्त, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट, फिर आईडीसी वगैरह। आईडीसी या इंस्टॉलेशन में एक ही अलग आ जाएंगे तो अलग अलग लिख देंगे, एक जैसे ही है ना। इंस्टॉलेशन भी जरूरी खर्चा है, उसके बगैर ऐसे चल नहीं सकता। आईडीसी भी हमने कहा ऐसा जरूरी खर्चा है, जैसे वकील वगैरह को पैसे दिए, लीज ना होती तो ये खर्चा ना होता, तो इसलिए मैंने इसको एक लाइन में लिख दिया। को मसला, जरा जगह भी बच जाती है ना। और फिर प्रेजेंट वैल्यू ऑफ डिसमेंटलिंग या डीकमीशनिंग। सही है। अब सवाल के अंदर सिर्फ प्रेजेंट वैल्यू ऑफ लीज पेमेंट गिवन है 84611, बाकी कुछ गिवन नहीं था। तो इसलिए मैं बार बार कह रहा हूं कि इस सवाल के अंदर तो ये वर्किंग करने की भी जरूरत नहीं है। तो पर्चे में अगर इसकी जरूरत होगी तो करेंगे, वरना नहीं करेंगे।
और पर्चे में नॉर्मली पड़ ही जाती है इसकी ज़रूरत, ये सवाल के अंदर चीज़ें आ ही जाती हैं, मज़े का सवाल ही तभी बनता है। ओके, अब 84611 राइट ऑफ यूज़ में डेबिट हो गया और लीज लायबिलिटी क्रेडिट, रुपीज़ में ही है ये, ठीक है। लें जी, पहली एंट्री हो गई। उसके बाद अब ईयर एंड आया, नहीं आया ईयर एंड, हाँ वर्किंग आपको सब कुछ करवाएगी। तो 30 जून पे आपने क्या करना है, पेमेंट कर दो। पेमेंट 30 जून पर लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, कैश क्रेडिट। तो 30 जून 2012 पर लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, कैश या बैंक। कितनी लीज लायबिलिटी डेबिट होगी, 10693, इंटरेस्ट और 20,000 कैश क्रेडिट। लेकिन डेप्रिसिएशन की एंट्री साथ साथ नहीं करते रहना। डेप्रिसिएशन तो आपको पता है साल में हम एक ही बार, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनती हैं ईयर एंड पे बैठ के एक ही बार एंट्री कर लेंगे, ठीक है ना जी। तो इसलिए आगे बढ़े। फिर क्या हुआ, 31 दिसंबर, तो एरियर का सवाल तो वही रहा। अब सेमी एनुअल आ जाए, क्वार्टरली आ जाए, मंथली आ जाए, अब इससे क्या फर्क पड़ता है, एंट्रीज तो वही रहनी है, ठीक है। तो 31 दिसंबर 2012 पर जी लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट जी। 11869 से लीज लायबिलिटी डेबिट, 11869 इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, 8131 और 20,000 से कैश क्रेडिट, ठीक है जी। बस और तो कुछ नहीं करना। डेप्रीसिएशन 31 दिसंबर 2012 पर डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट। अब डेप्रीसिएशन के लिए कॉस्ट उठानी है वर्किंग 3 वाली, और अभी मैंने कहा जी 3 साल यूज करने हैं। क्यों 4 को इग्नोर किया वो तो अभी बताया ही नहीं, तो काम चला रहे हैं बस, ठीक है जी। बोले 28204 से डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट हो गया और अक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट हो गया और हमारी एंट्रीज खत्म, ठीक है जी। चल अब अगले साल की एंट्रीज हैं, जल्दी से कर दें ज़रा। पहले आप जल्दी जल्दी जल्दी। हाँ जी डन। पहली एंट्री क्या होगी, पहली एंट्री नहीं होगी। अच्छा मैंने कहा इधर, हाँ जी इधर, फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2013, उसके बाद 13 वाले साल में 2 पेमेंट्स आ रही हैं। तो इसीलिए मैंने कहा एंट्रीज के लिए इतनी वर्किंग काफ़ी है, आगे ज़रूरत पड़ेगी तो बढ़ा लेंगे फिर, कोई मसला नहीं जी। 30 जून 2013 लीज लायबिलिटी डेबिट, एंट्री तो चलो याद हुई ना, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। अब यहाँ से बस फिगर्स उठानी, तो 13175, फिर 625 और 20,000। 31 दिसंबर 2013 पर तो 2 किस्तें हैं, तो 2 दफ़ा पेमेंट कर रहे हैं, बस 2 दफ़ा एंट्री कर रहे हैं। 14624 से लीज लायबिलिटी डेबिट, इंटरेस्ट एक्सपेंस 536 से डेबिट और कैश 20,000 से क्रेडिट।
तो लीज मुश्किल है? सच में मुश्किल नहीं है, बस जब एंड पे पहुंचेंगे तो बहुत ज़्यादा चीज़ें इकट्ठी हुई होंगी। अच्छा, जब ये टॉपिक के एंड पे होंगे तो आपको सब चीज़ें याद भी होंगी, अज़बर होंगी। फिर एक और टॉपिक गुजरेगा, कुछ कुछ भूलेंगी, 2 गुजरेंगे, कुछ और भूलेंगी चीज़ें, और फिर तीसरे में कहोगे हैं लीज क्या था, वो क्या था, ऐसे लग रहा है भूल गए, डर लगता है आपको। उसका हल फिर इंशाल्लाह यही है कि वीकेंड्स के ऊपर थोड़ी बहुत रिवीजन, फिर टर्म टेस्ट है, जैसे आएगा टर्म टेस्ट के अंदर जितना पढ़ा होगा वो इकट्ठा आ जाएगा, उसमें फिर सारा लीज नहीं, कुछ सवाल आपको दिए जाएंगे जिसमें आप, यानी एफएआर के अंदर आप ये प्रैक्टिस कर चुके हैं, मोस्टली बच्चे मेरे अपने ही बैठे हुए हैं यहाँ पर, ठीक है, ये प्रैक्टिस हम कर चुके हुए हैं। कुछ टेस्ट वगैरह आता था तो थोड़े सवाल कर लेते थे, उस थोड़े सवालों के अंदर सारा कुछ कवर हो रहा होता था। छोटी छोटी चीज़ें करके सीखी और फिर बड़े सवाल के लिए आप तैयार हो गए, ठीक है। तो भूलना नहीं है बस, इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, भूलने नहीं देंगे आपको इंशाल्लाह। 31 दिसंबर 2013 डेप्रीसिएशन एक्सपेंस डेबिट और एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन क्रेडिट, स्ट्रेट लाइन मेथड है तो सेम। ठीक है जी, चलें। अब ये एंट्रीज मैंने मिटा देनी है, अगर किसी ने नोट नहीं की, सुस्ती का मुजाहरा किया है, पिक्चर लेनी है तो पिक्चर ले लें। आमिर भाई, जब आप आँख खोलेगी ना आपकी, तो आपने इससे इधर इधर मिटा देना, ठीक है, इस वर्किंग को नहीं मिटाना। एक बार सलीम भाई को मैंने कहा मिटा दें, मैं इधर अपना काम कर रहा, बड़ा मुश्किल, वो स्केजूल बड़ा सारा था शायद, तो सलीम भाई ने सारे ही मिटा दिए। ऐसा ना हो जाए, समझ आ रही है? सलीम भाई एक हैं हमारे, कभी कभी आपको नजर आएंगे हैं, एसिड की ही डेप्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं भाई। ये राइट ऑफ यूज क्या है? लेसर। यार अभी मैं लेसी की बात कर रहा हूं, तुम लेसर पे पहुंच गए हो। वो तो देखेंगे, लेसर की 2 तरह की लीजेज है ना भाई, एक में करेगा एक में नहीं करेगा। उन फिर चलो वो शुरू कर देने, वक्त आने पर, वक्त से पहले नहीं, मुकद्दर से ज़्यादा नहीं, जितना समझ आना है उतना ही आना है आज। ओके, ये सब चीज़ें इंशाल्लाह आएंगी, एक भी नहीं बचेगी, वक्त नहीं है अभी। इश टैप बाय इश टैप चलो, मेरे जैसे भी बैठे होते हैं, वैसे भी पॉसिबल नहीं है, अभी लेसर की बात नहीं हो सकती। लेसी तो डेप्शन रिकॉर्ड कर रहा है ना, अभी मैंने अकाउंटिंग ही सिर्फ इसकी पढ़ाई है। बचपन में जब आपको इंट्रो सिखाई जाती है ना, तो एक बात की जाती है बेसिक्स एंट्रीज करते हुए कि बेटा आप दोनों तरफ से नहीं सोचा करें, बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचे, तभी तो आपको डेटर और क्रेडिटर की समझ आई थी। वरना तो जो आपका डेटर वो फिर किसी और का क्रेडिटर होगा, फिर आप क्या करोगे? ऐसे नहीं सोच सकते ना, 1 बाय 1 चलेंगे। ओके, ले भाई जी, भैनों ते भरावो। उसके बाद भाई के मिटाने तक तो आ गए 1-2 मिनट का टाइम बीच में। अब एंट्रीज आप घर जाके कर लेना, अगर किसी ने नोटने की जगह छोड़ दें। एंट्रीज क्या है, आप तो लेफ्ट हैंड से कर रहे हैं, कुछ बच्चे एंट्रीज बैठे हुए, इतनी आसान है, ठीक है। आप फटाफट पीएनएल और बैलेंस शीट मुझे बना दें 2000, मैंने दोनों साल की बना दें, 12 और 13 की। योर टाइम स्टार्ट्स नाउ, यू गाइज इज फर्स्ट। आमिर भाई के मिटाने तक बना लोगे? जल्दी करो, सिर्फ 2 मिनट दिए आपको। आमिर भाई रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल में होगी होनी है कोई करीबुल घंटा, ना मुझे बता दो, ताकि यहीं पॉज करा के ना ऑनलाइन वालों को कहें 2 मिनट में कर लो या 3 मिनट में, को टाइम देते हैं। 58 मिनट्स हैं जी, यहाँ पे पार्ट 1 को क्लोज कर दें। और सुने 3 मिनट का टाइम बहुत होता है, आपने 3 मिनट में करना है। और ऑनलाइन वालों, आपने पार्ट 2 को शुरू करना है एग्जैक्ट 3 मिनट के बाद। ओके, बंद कर दें पार्ट 1।